वो देखिए। ये बिल्कुल नई बुक का ही पीडीएफ है दोस्तों। प्रश्न 1 में क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, बूझो, डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। डॉक्टर ने उससे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी। वह भोजन में निम्न में से कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन लेगा? यहाँ ऑप्शन दिया कि चना, दूध, पपीता या फिर आंवला। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, दूध में भी हमारा प्रोटीन होता है और चना में भी होता है। हालांकि यहाँ 2 ऑप्शन दिया तो आपको दूध में ही टिक लगा देना है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि दादा दादी द्वारा हमें खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह दी जाती है, जिससे हमारे शरीर में किस विटामिन की पूर्ति होती है? ऑप्शन दिया कि विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी की पूर्ति होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आखिर हमसे कहा गया है, यहाँ पर टमाटर का चित्र दिया है, यहाँ पर आंवला का, यहाँ पालक का, यहाँ पर आलू का। तो आपसे कहा गया है कि युक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? कौन सा पदार्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा आलू। तो आलू में आपको क्या करना है? टिक लगाना है। अब क्या है कि बूझो, बूझो खेलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है, पहेली को पुस्तक पढ़ना पसंद है। तब आगे कहा गया है कि वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती एवं चित्रकारी करती है, तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी? जो मतलब एक जगह बैठ कर के अपना काम करते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर लौह तत्व। इसका सही उत्तर है दोस्तों विटामिन डी की क्या कमी हो जाएगा? अब बोलेगा कैसे? तो कि देखिए, विटामिन डी जो था वो मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से मिलती है। अगर वो हमेशा पढ़ते रहेगी तो सूर्य के प्रकाश में कम से कम आधा घंटा भी जाना चाहिए। अब कहा गया है कि प्रश्न 5, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनकी एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, उसका नाम एवं रोग के नाम का सही युग्म क्या होगा? इसे यहाँ दिया है कि विटामिन सी और घेंघा रोग, आयोडीन रतौंधी, कैल्शियम रतौंधी, आयोडीन या फिर घेंघा रोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन और घेंघा रोग। किसमें टिक लगाना है? नंबर डी में आपको टिक लगा लेना है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आपको कहा गया है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए यहाँ पर कुछ हमारे पदार्थ दिए गए हैं कि रुक्षांश हो गया, वसा, मोटापे, प्रोटीन युक्त और विटामिन। इसी से आपको सही शब्द चुन करके आपको रिक्त स्थान को पुनः पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पर कहा है, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में। यहाँ पर दोस्तों आपको बना वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यहाँ पर क्या बना है? वसा। शरीर वर्धक भोजन को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बना आपको प्रोटीन युक्त, क्या बना है? प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं। नानी ने बताया कि भोजन को ज्यादा पकाने से उसमें उपस्थित यहाँ पे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विटामिन क्या होता है? नष्ट। अगर बार-बार अगर आप खाना को गर्म करते हैं तो उससे विटामिन जो है उससे नष्ट हो जाता है। चलिए, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में रुक्षांश क्या करते हैं? हमारी मदद करती है। क्योंकि दोस्तों ये मुख्य रूप से छिलके में पाया जाता है। अत्यधिक यहाँ पर भरा जाएगा। मोटापे से बचने के लिए हमें अपने भोजन में वसा की मात्रा को कम करना चाहिए। ठीक है, मोटापे को कम करने के लिए। अब हम सब देखते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कहा है प्रश्न क्रमांक 2 आखिर कहा गया है, बूझो को खाद्य पदार्थों में उपस्थिति प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस उसने इस परीक्षण के लिए किन 2 विलयन का उपयोग किया? इसका उत्तर लिखना है कि कॉपर सल्फेट का विलयन तथा कॉस्टिक सोडा का विलयन।
क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि प्यारे दोस्तों इसमें आपको एक चित्र दिया गया है। मैं यहाँ पर चित्र आपको आपके बुक में दिखाई देता होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर टाइप नहीं कर पाया हूँ। अब इसमें क्या है कि दिए गए चित्र, मतलब आपकी बुक में यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, तो कहा है अवलोकन कर प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोत के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है उत्तर कि पादप स्रोत जो होगा वो हमारा मुख्य रूप से चना, चना हो जाएगा राजमा, मूंग दाल, तुअर दाल, सोयाबीन और मटर, ये सब हो गया पादप। अब जंतु स्रोत हो जाएगा हमारा मांस, मछली, अंडे, घी, दूध, मक्खन और क्रीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि ऐसे दो पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन और विटामिन क्या करता है, उसका वही काम है, रोगों से लड़ने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आखिर कहा है कि किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका उत्तर लिखना है कि तेल में उपस्थित वसा के कारण धब्बा बन जाता है। तेल में उपस्थित क्या होता है, वसा, उसी के कारण धब्बा बन जाता है। इस कागज से आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता होगा। आपने भी अपने दैनिक जीवन में ऐसा किए होंगे कि आपके कागज पर कभी तेल गिरता होगा तो आप देखिएगा थोड़ा धुंधला दिखाई देता होगा, जब इस पार से उस पार देखिएगा तब। चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्व के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिया गया है और इसके आधार पर तालिका में लिखना है। देखिए ये हमारा जो था दोस्तों चित्र दिया गया है, मैंने यहाँ पर दर्शा दिया हूँ और इसी के आधार पर दोस्तों आपको तालिका में भरना है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों वो चना और दाल दोनों में पाया जाता है। प्रोटीन, हालांकि दोस्तों देखिए चना और दाल जो है लेकिन मुख्य रूप से प्रोटीन है, लेकिन कभी कभी कार्बोहाइड्रेट की तरह भी काम करता है। इसमें हाइड्रेट की भी मात्रा कुछ पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन हो जाएगा दूध, चना, दाल। वसा हो जाएगा दोस्तों घी, दूध और मक्खन। विटामिन हो जाएगा संतरा, दूध और चना। खनिज में आपको लिखना है, खनिज लवण हो जाएगा दोस्तों हमारा दूध, पालक, चना और दाल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, हमारा कहा है लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें कहा है विटामिन सी की कोई दो प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। विटामिन सी के कोई दो प्रमुख स्रोत हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको चित्र नहीं बना सकता हूँ, हालांकि जैसे यहाँ पर कहा है संतरा, तो हालांकि दोस्तों आप भी चाहे तो चित्र नहीं बना सकते हैं, उतना आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ चित्र की जगह आपको ऐसे ही छोड़ देना है, अन्यथा आप चाहे तो बना सकते हैं संतरा का चित्र यहाँ पर और यहाँ पर टमाटर का चित्र, ठीक है। हालांकि मैं सिर्फ आपको स्रोतों का नाम बता दिया हूँ, यही आपको भर लेना है। चित्र नहीं बनाया गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल तथा आहारी रेशे जिसको हम लोग कहते हैं रुक्षांश, यह मुख्य रूप से दोस्तों ये जो छिलका होता है ना उसमें पाया जाता है। जैसे कि आलू का जो छिलका है उसमें पाया जाता है, सेब का जो छिलका होता है उसमें पाया जाता है रुक्षांश की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ कहा है क्वेश्चन नंबर 1 की आहारी रेशे के प्रमुख स्रोत क्या है, तो खाद्यान्न, अंकुरित दाल जो होता है ना दोस्तों, मतलब जो हम लोग चना खाते हैं वही, तो दाल की जगह आपको चना कर देना है, ठीक है। अंकुरित चना, सलाद, ताजा फल तथा सब्जियों में क्या होता है आहारी रेशे पाए जाते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से दोस्तों छिलका होता है ना उसी में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है कि भोजन को पचाने में इनका भी योगदान होता है। आहारी रेशे के कार्य लिखना कि हमारे रेशे भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं। आहारी रेशे का मुख्य कार्य पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि पहेली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का तरीका क्या है?
सही तरीका क्या होगा? आपके अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखना है दोस्तों कि हमारे अनुसार भिंडी को काटने से पहले धोना चाहिए तथा उसमें संतुलित मात्रा में तेल व मसाला का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि मसाला हम अधिक देंगे तो ये स्वादिष्ट होगा, ये बिल्कुल गलत है। मतलब उचित मात्रा में सभी कुछ देना चाहिए। अब क्या है कि शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो कहा है कि क्या क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है? अल्प व्यय मतलब अगर थोड़ा कम खाना खाएगा तो उससे संतुलित आहार क्या उनको मिल सकता है? तो यहाँ लिखना है हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है जैसे कि दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, इडली इडली भिस मिस्सी, रोटी, केला, पालक, सत्तू, गुड़, सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन ग्रहण करके। ऐसा नहीं दोस्तों कि हम लोग अगर बड़ी-बड़ी चीज़ अगर खाएँगे, रसगुल्ला हो गया और भी जो कीमती-कीमती चीज़ होती है जैसे कि ये किशमिश, यही चीज़ खाएँगे तो हमको संतुलित आहार मिलेगा, वैसा बात नहीं है। ये समय भी मिलता है क्योंकि ये सब दोस्तों क्या है, सस्ते दामों में मिल जाता है। अभी बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। तो इसी में से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा है कि क्या बूझों की यह सोच सही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है जैसे जैसे मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, इडली, भिस्सी, रोटी, केला, पालक, सत्तू, गुड़, सानिया तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन ग्रहण करके वो अपना कर सकता है संतुलित आहार। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 का है आखिर दोस्तों बूझो ने सोचा कि हर समय एक मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो दोबारा रिपीट हो गया, हालाँकि इसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है? ये क्वेश्चन दोबारा। तो चलिए दोस्तों अब आगे की ओर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में कहा है कि बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम है। वसायुक्त खाना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं। क्योंकि इस प्रकार के भोजन यहाँ पर है दोस्तों भोजन, इस प्रकार के भोजन से हमारे शरीर में वसा जमा हो जाती है जो कि नुकसानदायक होती है। इसलिए हमेशा दोस्तों तेल 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 में छना हुआ हमेशा खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है? चलिए अब कहा गया इसी में से दोस्तों यह पहला प्रश्न है और इसी में से दूसरा क्वेश्चन का है कि अधिक वसायुक्त भोजन का क्या प्रभाव होगा हमारे शरीर पर? उत्तर वसायुक्त भोजन से हमारे शरीर आलसी हो जाएगा तथा मोटापा आ जाएगा और हम लोग ग्रस्त हो जाएंगे। नंबर 3 में कहा है कि कुछ वसायुक्त भोजन के नाम लिखिए। वसायुक्त भोजन क्या क्या हो सकता है? तो लिखे मूंगफली, तिल, सरसों का तेल, नारियल का तेल और इसमें आप चाहें तो घी भी जोड़ सकते हैं क्योंकि इससे भी हमको वसा मिलता है। तो यही सब आपको नोट करना है। अब हमसे कहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें से कहा है प्रश्न क्रमांक 12 दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग विकार के नाम एवं मुख्य लक्षण लिखकर तालिका की पूर्ति कीजिए। दोस्तों आखिर यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग और इसका विकार के नाम और मुख्य लक्षण लिखकर तालिका की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से आपके बुक में तालिका दिया गया और यहाँ पे भी मैंने तालिका एक अच्छी तरह से बनाया हूँ। आपको इस तरह से नोट करना है। ये विटामिन है, रोगों विकारों के नाम और ये हमें दिया गया है कि रोग के लक्षण। तो यहाँ लिखना है लोहा जो कि रक्त कमजोरी, आयोडीन घेंगा, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, कैल्शियम यह अस्थियों और दंत क्षय आखिर इससे और कमजोर अस्थियां दंत क्षय यह रोग है दोस्तों, रोग विकारों के नाम।
और रोग के लक्षण है कि कमजोर अस्थि हो जाता है अगर कैल्शियम की कमी होगा हमारे शरीर में तब। विटामिन ए तो इससे हो जाएगा क्षीणता और दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि। विटामिन बी वेरी वेरी और दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। चलिए अब आगे की ओर हम सब देखते हैं। आखिर प्रश्न क्रमांक 13 में हमसे कहा है कि एक संतुलित आहार युक्त भोज्य पदार्थ की थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन सी, विटामिन और यहाँ पर दिया है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लौह, कैल्शियम उपस्थित हो। तो प्यारे दोस्तों मैं आपके लिए ही बता देता हूँ, जब आप ये जो क्लास 6 जो साइंस का जो बुक है ना, इसमें से चैप्टर नंबर 1 जो दिया है जिसका नाम है भोजन के घटक, वहां पर देखिएगा उस बुक में वहां पर दिया गया है। तो वहां से आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ बुक से आपको नोट कर लेना है, चित्र दिया गया है बिल्कुल, मैंने देखा हूँ क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 1 भोजन के घटक। चलिए क्या चित्र को देखकर बताइए कि व्यक्ति किस रोग से ग्रसित थे एवं डॉक्टर उसे भोजन में कौन सा पोषक तत्व लेने की सलाह देंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपकी बुक में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, तो उसी चित्र को देख करके आपको बताना है कि आखिर कौन से रोग से ग्रसित है। तो यहाँ पर लिखना है रोगों का नाम। तो यहाँ पर जो आपको यह तालिका दिखाई दे रहा है इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको एक चित्र भी दिया गया है। तो उसी को चित्र को देख करके आपको बताया, तो मैं सिर्फ उत्तर ही बता देता हूँ, ठीक है। तो रोग का नाम जो दिया है सबसे पहले वो क्षीणता यानी कि दृष्टिहीनता, आवश्यक पोषक आहार क्या है विटामिन ए। यहाँ पर आपको घेंघा भरना है, 2 नंबर में देखिएगा तो घेंघा, और यहाँ पर आपको भरना आयोडीन। अरक्ता और यहाँ पर लोहा भरना है। मोटापा और यह वसा भरना है। रिक्टस और यहाँ पर भरना आपको विटामिन डी। यहाँ पर सभी का चित्र दिया गया, सिर्फ आपको रोग का नाम लिखना था जो मैं आपको बता दिया हूँ। तो चलिए अब हम सब देखने जा रहे हैं दोस्तों प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में सबसे पहले कहा है कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को तालिका अनुसार लिखिए। तालिका आखिर के मतलब दोस्तों कि कौन से खाद्य पदार्थ में क्या पाया जाता है वो बताना है। तो देखिए मैंने आपके लिए तालिका बनाया हो, आपको इसी तरह से भरना है। यहाँ पर क्या है भोज्य पदार्थ के नाम। यहाँ पर सबसे पहले दिया है दूध, तो इसमें वसा पाया जाता है, क्या वसा। अब दिया है यहाँ पर मछली, तो यहाँ पर भरना है प्रोटीन। सोयाबीन, तो इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। शंकरकंदी, इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पालक में दोस्तों हमारा खनिज लवण पाया जाता है। नमक में हमारा खनिज लवण। पनीर में हमारा प्रोटीन। मांस में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बस यही सभी आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। आपको तालिका में अच्छी तरह से दोस्तों भर लेना है। मैं आशा करता हूँ आपको नोट करने में कोई भी परेशानी नहीं होती होगी। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर में जो कहा है यहाँ पर आपको मक्खन भरना है, जो कि इसमें से दोस्तों हमारा वसा पाया जाता है। चना में जो यहाँ पर हमारा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 2। इसमें से कहा है कि भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 यहाँ पर कहा गया है कि कोई 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थान पर उनके चित्र भी आपको चिपकाना। हालांकि चित्र उतना आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसे यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से आपका बुक में दर्शाया गया है कि यहाँ पर पादप स्रोत है, यहाँ पर जंतु स्रोत है। इसे यहाँ पर कहा है नाम और चित्र आपको कहा है बनाने की। चित्र नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम, तो यहाँ पर चना, ये जो दोस्तों ये पादप स्रोत है चना, राजमा, मटर, सोयाबीन, और यहाँ दिया है बस 4 ही है। और यहाँ पर जंतु स्रोत मांस, मछली, दूध और अंडे। बस यही आपको भर लेना अच्छी तरह से दोस्तों।